चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं वो पता है? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, एक तो देखो क्लास, केमिस्ट्री की क्लास तो मतलब आपको समझ में आ ही जाना चाहिए था कि फर्स्ट जो पेपर हुआ था आप लोगों का मार्च में भी, उससे भी कि यार एनसीईआरटी बेस्ड आ ही रहा है, तो हम लोग ये वाली क्लास तो काफी यूजफुल है, तो ये तो अटेंड करें ही करें हम। ठीक है, जिन्होंने अटेंड करी है उनको रिजल्ट भी देखने को मिला ही होगा, देखने को मिला ही होगा। ठीक है, अगर एक दो क्वेश्चन भी बन जा रहे हैं तो यार कोई वो नहीं है, और एक दो तो क्या उससे ज्यादा ही बने होंगे। ठीक है, आगे बस में डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल का भी आया था क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, हाँ स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को याद हो, एक मिनट पहले मुझे बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, कहाँ से आप लोगों को विजिबल रहेगा इन लोगों को। अरे यार इधर तो बहुत ज्यादा ओवरहेड हो गया, अभी भी नहीं, अब ठीक है। हाँ क्या? अच्छा हाँ हाँ, क्या लिखा हुआ है? मोबाइल आर नॉट अलाउड। फोन कहाँ है? अच्छा नहीं नहीं, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हर जगह रहते हैं, एक्सेप्शन हर जगह रहते हैं, केमिस्ट्री क्लास में एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह रहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों, अभी तो पहले चैप्टर भूल गए होंगे 4 दिन में तो हम, है ना, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये चैप्टर चल रहा है। ठीक है, आज मैं सोच रही हूँ फिनॉल पूरा खत्म करवा दूं, और कल की क्लास में ईथर भी खत्म होके कल की क्लास में डिस्कशन हो जाएगा। अब आवाज नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसमें आप लोगों को मैं सबसे पहले, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम लोग ब्रेकेज ऑफ, हाँ एग्जैक्टली, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये नोट डाउन मत करना, ये तो मैं बता दूं क्या पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर देख लिया था हम लोगों ने किसका? एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया था क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड में हम लोगों ने एसिडिक नेचर, सबसे पहला जो था ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड में, फर्स्ट तो था रिएक्शन विथ मेटल, है ना, मेटल के साथ में रिएक्शन करवा के सॉल्ट फॉर्म कर दिया और H2 फॉर्म कर दिया, बस। क्या होगा मतलब? नहीं नहीं नहीं, सॉल्ट ये आयनिक प्लस माइनस, ठीक है, और H2 रिलीज हो गई। ये जो है ये रिएक्शन मेटल के साथ में, ये अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ये रिएक्शन शो कर रही है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया है कि एल्कोहल जो होते हैं वो इतने ज्यादा एसिडिक नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ही कम एसिडिक होते हैं एल्कोहल्स। उसके बाद में नेक्स्ट, जो आज ये इसका फर्स्ट तो हम लोगों ने देख लिया था, सेकंड हमने देख लिया, आज हम लोग थर्ड इसका जो डिस्कस करेंगे वो है एस्टरी, हाँ, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। बहुत ध्यान से समझना, व्हाट इज एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एल्कोहल की बात कर रहे हैं हम, फिनॉल के केस में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी एल्कोहल का डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, हाँ यही है, ये आपका मेन टॉपिक है, उसके बाद ये सब टॉपिक्स हैं, और अब क्लास स्टार्ट हो रही है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन से। अब क्लास स्टार्ट हो रही है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन से। हाँ, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें जिसमें जो होता है कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कोहल, एल्कोहल सपोज मान लिया हमने CH3OH, एल्कोहल के साथ में रिएक्ट करता है कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ में रिएक्ट करता है, और क्या फॉर्म करता है, एस्टर फॉर्म करता है, प्लस वाटर फॉर्म करता है। ये रिएक्शन जो होती है ये रिवर्सिबल होती है, लेकिन अगर आप इसको H+ की प्रेजेंस में करवाओगे तो ये कौन सी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ठीक है, ये आप देख रहे हो इक्विलिब्रियम है ये यहाँ पे, समझ रहे हो, जैसे अगर आपने यहाँ पे एसिड के प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में कहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है ना, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या होता है, एस्टर, ये क्या है, एस्टर। उसके बाद में
अब आपको क्या बोलते हैं, एस्टर का नॉमेनक्लेचर पता है, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल एल्केनोएट। मतलब ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके पीछे तो YL करके और बाकी जितने कार्बन है उनके पीछे OH लगा के लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको क्या बोलोगे, मिथाइल इथेनोएट। इसको आप क्या बोलोगे, मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, ये रिएक्शन जनरल। अब आप यहाँ पे आर कोई सा भी ले लेना, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एस्टर फॉर्म हो जाएगा। इस रिएक्शन से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी आप लोगों को। एक मिनट के लिए लिखना बंद कर दो, क्योंकि अगर ये बात अगर आपके क्योंकि ये मैं लिखवाऊंगी नहीं, अगर अभी समझ गए तो सही रहेगा। क्या है, आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अच्छे एसिड होते हैं एज कंपेयर टू एल्कोहल। समझ रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है, मतलब अगर हम एल्कोहल का कंपेयर करें तो। बाकी इतने भी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होते, स्ट्रॉन्ग तो वो होते हैं HCl हो गए, HNO3 हो गए, ठीक है, बट इनके रेस्पेक्ट में अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके रेस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। अदरवाइज वो भी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, पता है ना, याद है ना, एसिटिक एसिड से 5% डिसोसिएट हो पाते हैं वाटर में मैक्सिमम, पर हाँ ठीक है, इनके रेस्पेक्ट में अच्छे खासे होते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पता है कि वाटर का रिमूवल हुआ है, मतलब एक से H रिमूव होगा और एक से OH रिमूव होगा। हाँ, अब हमने इनिशियली तो हम अगर ये बात सोचे तो हम क्या करेंगे, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो H दे देगा और एल्कोहल क्या दे देगा, OH दे देगा। लेकिन एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म ही अलग है। इस रिएक्शन में क्या होता है, H जो होता है, H प्लस जो होता है वो एल्कोहल देता है और जो OH माइनस होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। समझ रहे हो। अब वही है कि मेंस में क्या होता है, फिर इसकी मैकेनिज्म बताई जाती है। अब आपको मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आता होता है ना, तो वो यहाँ पे ऑक्सीजन का आइसोटोप दे देता है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ लिख करके आ जाते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में, पर वो सब छोड़ो, आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे H तो कहाँ से होगा, H प्लस जो होगा वो कहाँ से रिमूव होगा, ये यहाँ से, यहाँ पे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड का क्लीवेज की बात कर रहे हैं। एक्चुअल जो इसकी मैकेनिज्म है वो अलग होती है, उसमें ऐसा नहीं होता कि मैकेनिज्म है यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, H2 ऐसे फॉर्म हो गया, नहीं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म में। पहले इधर से अटैक हुआ, फिर वो बॉन्ड हुआ, ये वो इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनी, ये वो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो हमें मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं पूछी जाती मैकेनिज्म, बस आपको इतना ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में रख लो, ऑल्दो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं एज कंपेयर्ड टू एल्कोहल, लेकिन एसिडिफिकेशन रिएक्शन में H जो होता है वो कौन देता है आपको, एल्कोहल। H प्लस जो होता है वो एल्कोहल और ये कौन देता है, OH माइनस। पहली चीज ये। दूसरी बात, आपको ये जो रिएक्शन है, अगर इसमें भी आपको ये पूछ लिया जाता है कि आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर आपको दे दिया मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड दे दिया, आप लोग ये सोच के बताना, दिमाग में लगाना, इथेनोइक एसिड दे दिया आपको और प्रोपेनोइक एसिड दे दिया। आप मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में कौन सा ऐसा एसिड है जो जिसके केस में एसिडिफिकेशन की रेट फास्ट होगी, मीथेनोइक एसिड। क्यों मीथेनोइक एसिड, देखो ध्यान से सुनो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो जाएगा ही सही, है ना, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि भाई ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, मानते हो ये बात, ठीक है। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है यार, हमेशा पाई बॉन्ड का ही ब्रेक होता है ना, है कि नहीं, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आया, अगर इस पॉजिटिव को ज्यादा लोग हैं देने वाले, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इतना अच्छा से अटैक नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो, अगर पॉजिटिव चार्ज तुम कम कर दे रहे हो तो वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो जितना अच्छे से अटैक कर पा रहा था कोई अच्छा खासा डेफिशिएंट के ऊपर, उतना अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा, स्लो हो जाएगी रिएक्शन। समझ रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों को, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल तो इथेनॉइक का लिया, अगर मैं मीथेनॉइक का एग्जाम्पल लेती तो रेट क्या हो जाती है और फास्टर हो जाती, तो मीथेनॉइक में फास्टर होती है देन इथेनॉइक में देन प्रोपेनॉइक में। क्यों फास्टर हुई, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पाई बॉन्ड का ब्रेक होता है पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे जितने ज्यादा मैं प्लस आई के ग्रुप्स लगा दूंगी उतना पॉजिटिव कम हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल ढूंढेगा अरे कहाँ है पॉजिटिव, समझ रहे हो, ज्यादा तकलीफ होगी ना उसको। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपकी एल्कोहल की बात करूं मैं, मीथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल की अगर मैं बात करूं, तो आप लोग मुझे बताएंगे इन तीनों में कौन सबसे फास्ट देगा,
मीथेनॉल, क्यों मीथेनॉल सबसे फास्ट देगा? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, हाँ एग्जैक्टली आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सिर्फ एक ही CH3 ही है ना? अगर आप यहाँ पे और प्लस आई वाले ग्रुप्स लगा दोगे, है ना, एक यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, एक आपने इथाइल लगा दिया ऑक्सीजन के माइनस के साथ में, तो ये तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देना फिर माइनस को, माइनस वाले को इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहे हैं, और माइनस अगर किसी के ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है और कोई इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है, तो पता है था ना, अगर माइनस चार्ज है और प्लस आई इफेक्ट है तो अनस्टेबिलिटी। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है सबको? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे C2H5O माइनस की बात करूं, ऑक्सीजन माइनस चार्ज है, प्लस आई यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का, इथाइल ग्रुप का प्लस आई ज्यादा रहेगा, प्लस आई ज्यादा रहेगा तो ये O माइनस को और अनस्टेबल करेगा। समझ रहे हो? जिस वजह से जो मीथेनॉल वाला है और वो सबसे क्या होगा, सबसे फास्ट देगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर हो गई ये बात सबको? जल्दी से नोट डाउन कर लो। देखो एसिडिक मीडियम एक्चुअल में ऐसा होता है कि इसकी मैकेनिज्म से आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है? मतलब कि ये क्या करता है कि यहाँ फॉरवर्ड शिफ्टिंग में बहुत जल्दी, समझ रहे हो, ये यहाँ से अगर आप एसिडिक मीडियम में लोगे ना तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा अगर H+ की प्रेजेंस होगी तो, और उसके लिए हमें मैकेनिज्म पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो वो नहीं है। तो इसकी मैकेनिज्म समझ रहे हो, थोड़ी सी ज्यादा स्टेप्स में थोड़ी सी टफ होती है, पर नहीं पूछी नहीं जाती तो मैं बता नहीं दी हूँ, ठीक है? पूछी नहीं जाती है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है H+ की प्रेजेंस में ये फॉरवर्ड शिफ्ट होती है, और हमें एस्टर ही फॉर्म करना है, प्रोडक्ट फॉर्म करना है, अगर आपको प्रोडक्ट फॉर्म करना है, क्योंकि अदरवाइज इक्विलिब्रियम में हो गया ये, है ना तो ये फॉरवर्ड जा रही है ना ये बैकवर्ड जा रही है। अगर आपको फॉरवर्ड प्रोडक्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, H+, या फिर वाटर यहाँ से रिमूव करते जाओ, रिमूव करते जाओ वाटर, फॉरवर्ड शिफ्ट होती जाएगी रिएक्शन, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गया, लिख लिया? जल्दी से नोट डाउन कर लिया? हाँ ठीक है। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर ही सेकेंड वाली रिएक्शन भी मैं बता रही हूँ, ये फर्स्ट हो गई। सेकेंड, सपोज मैंने क्या किया, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कर लिया, डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, डेरिवेटिव ले लिया, और यहाँ पे सपोज एल्कोहल ले लिया, कोई भी ROH है, ठीक है, जनरल आप R करके भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अब आपको पता है यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, Cl, ठीक है? ये वैसे यहाँ पे अगर फॉरवर्ड यहाँ पे H+ की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, H+ नहीं, यहाँ पे पिरिडीन आता है, यहाँ पे लिखना पिरिडीन की प्रेजेंस में क्या होता है, COOCH3 + HCl, ठीक है? ये सब वो इनकी मैकेनिज्म पे होता है, कुछ की मैं बता भी दूंगी पर अभी नहीं, मतलब आगे जो रिएक्शंस आएंगे उनमें जो पूछे जाती है उनकी बताऊंगी, क्योंकि फिर अदरवाइज बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो, ठीक है? यहाँ तक आ गई बात समझ में? बनाई देते स्ट्रक्चर। कोई बता सकता है ये क्या है? क्या है ये? क्या क्या ये? क्या ब्यूटाइल? हाँ एनहाइड्राइड है ये, एनहाइड्राइड है। इस एनहाइड्राइड को कैसे पढ़ते हैं? एनहाइड्राइड को कैसे पढ़ते हैं? अरे हाँ देखो, इथे दोनों कार्बन साइड सेम है, दोनों साइड दो दो कार्बन है, ठीक है? तो यहाँ पे ओइक एनहाइड्राइड करके पढ़ते हैं, अगर अलग अलग होते तो मीथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, अब यहाँ पे दोनों क्या है, सेम ही है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है? अब आपको क्या करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ से ये ब्रेक कर दो, क्या हो जाएगा, एस्टर फॉर्म करना है आपको, आपका टारगेट ही होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड हो या उसका कोई डेरिवेटिव हो, एल्कोहल के साथ में क्या देता है, एस्टर, ठीक है? ये चीज आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए।
उसके बाद OCOCH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3 डबल OH। तो ये यहाँ पे ये फॉर्म हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? H प्लस कर देना यहाँ पे। डन। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। एक मिनट। लिंकेज नहीं, पैरोक्सी लिंकेज ये वाला लिंकेज होता है, ये वाला होता है पैरोक्सी लिंकेज। कौन सा Cl हमने लिया? यहाँ नहीं, ये यूज नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है ये। ठीक है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो या उसका डेरिवेटिव हो, अगर आप उसकी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या फॉर्म करोगे आप? एस्टर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड इन अल्कोहल, RO बॉन्ड इन ROH। सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे इसमें एक मिनट। हाँ एक मिनट CH3 डबल OH होगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने किया क्या है, यहाँ से तो आपको पता है H प्लस रिमूव किया है। ठीक है, अब आपको क्या फॉर्म करना है? एस्टर फॉर्म करना है, मतलब CH3 CH3CO OCH3, ये एस्टर फॉर्म हो गया है, ये बॉन्ड ब्रेक किया हमने। और यहाँ पे ये क्या हो गया? CH3 डबल OH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये H उसके साथ चला गया। हाँ, ये वाले एनहाइड्राइड के साथ। हाँ नहीं, एक सेकेंड, CH3CO CH3, सो सॉरी, ये है ना CH3COO CH3OCO CH3, ये है CH3COO CH3 और यहाँ पे CH3C डबल OH। अब ठीक है, नहीं एस्टर नहीं बनाया था उससे पहले, यहाँ पे एस्टर थोड़ी बना था, आपको बताना चाहिए था, एस्टर नहीं था वो। ठीक है, एस्टर नहीं था वो, एस्टर फॉर्म होगा। एस्टर को कैसे पढ़ोगे अभी बताया, मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, एस्टर नहीं था वो। ठीक है, वही मुझे भी कुछ डाउट तो ऐसा लग रहा था कि यार कुछ गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पे मैंने देखा ही नहीं कि एस्टर ही फॉर्म होगा। हर बार मैंने बोला तो है आपको, एस्टर ही फॉर्म होगा। एस्टर क्या होता है? COO वाला लिंकेज। ठीक है, एस्टर ही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट। अच्छा, आप लोगों को फर्स्ट तो पढ़ा रखा है, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ RO। फर्स्ट क्या है? रिएक्शन विथ HX, रिएक्शन विथ HX याद है? कुछ याद आ रहा है? ROH जो है HX के साथ में एनहाइड्रस ZnCl2, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है मेंस में। आप लोगों ने, किसी बच्चे ने अगर, एक तो देखो है ना, जो भी डिस्कशन होता है ना वो सारे दिखा गया करो, पेपर्स का जो भी डिस्कशन हो रहा है ना वो सारे क्वेश्चन देख लिया करो, कुछ उसके बेसिस पे रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब आपको पता है ना, उसमें ये दे रखा था कि आपको मेंस का क्वेश्चन ये था, ए से यहाँ पे एक बी बन रहा है, क्या कर रहा है ये, टर्बिडिटी बहुत फास्ट दे रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ वाला आपको एल्कोहल बताना था कि कौन सा वाला एल्कोहल था ये, कुछ याद आ रहा है? और एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl क्या था? ल्यूकास रिएजेंट में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टर्बिडिटी, वही वाला क्वेश्चन पूछा गया था उसने, वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि ए जो है वो बहुत ही फास्ट टर्बिडिटी दे देता है HX ZnCl2 के प्रेजेंस में, और यहाँ पे क्या बना दिया था आपको? एक क्या बोलते हैं, एल्काइल एलाइड बना दिया था। ठीक है,
समझ रहे हो? तो आपको ये पता लगाना था कि कौन सा वाला है। तो वहां पे 1 डिग्री का भी एल्कोहल था आंसर में, 2 का भी था, 3 का भी था, और एक और दूसरे टाइप से उसने 2 डिग्री का बना दिया था। समझ रहे हो? तो वहां पे आप लोगों को तो ये बात पता ही है। यहाँ पे देखो कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, आरओ वाला, RX प्लस H2O फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एनहाइड्रस ZnCl2 है, वाटर ये क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? एनहाइड्रस ZnCl2 लिखा है, यहाँ तक भी लिख सकते हो, अदरवाइज H2O भी लिख देना, फिर यहाँ पे लिख दो -H2O। सबसे बेस्ट ये रहेगा, मैं यहाँ पे लिख दो -H2O। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड जो है, सेकंड में नहीं लिखवाऊंगी, सेकंड सारा का सारा आप देख लेना। रिएक्शन विथ PCl5 PCl3 SOCl2, है ना, ये सब पढ़ा रखा है, पढ़ा रखा है ये। उसमें क्या था, ROH वाला, RX एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन वाले में। ठीक है, तो ये सब वहां पे डिस्कस हो ही गया था। थर्ड वाले से भी क्वेश्चन पूछा गया है, डिहाइड्रेशन। देखो मतलब पूरा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पेपर था यार, ऑर्गेनिक का भी पूरा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या था, CH3, सपोज यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, CH3 CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेंट्रेटेड H2SO4 है ना, H2SO4 ले लो, H3PO4 ले लो। हाँ, उसके प्रेजेंस में क्या हो जाता है, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है अल्फा बीटा, समझ रहे हो, अल्फा से OH, बीटा से H, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाता है, और क्या फॉर्म हो जाता है, एल्कीन फॉर्म हो जाता है। एक से ज्यादा एल्कीन बन रहा है तो सिट्जेफ रूल लगा दोगे, सिट्जेफ रूल लगा दोगे, अल्फा बीटा, बीटा कितने भी हो सकते हैं, कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, उसके बाद में दूसरा, अब जो रिएक्शन पूछी गई है वो इस तरह से, ये कौन है, 1 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले तो इतनी एक यहाँ पे एक स्टार लगा लो, 443 केल्विन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से क्वेश्चन। 443 केल्विन, ये मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको 413 केल्विन दे दिया, ईथर फॉर्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एग्जाम में आंखें खोल के पेपर करना कि आपको ये टेम्परेचर कितना दे रखा है। सिर्फ यही वाली एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मैं टेम्परेचर पे आप लोगों को एम्फेसाइज कर रही हूँ कि टेम्परेचर याद रखना। टेम्परेचर यहाँ पे 443 केल्विन। ठीक है, ईथर की फॉर्मेशन में सेम यही की ये रिएक्शन लिख के बताऊंगी, पर यहाँ ईथर बना दूंगी मैं टेम्परेचर चेंज करके। ठीक है, ईथर बाद में पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे। 1 डिग्री वाले, ठीक है, 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले के लिए इतने हार्ड एंड मतलब आप माइल्ड कंडीशंस भी यूज में ले सकते हो। हाँ, और आपने अगर एसिड लिया है तो वो क्या कर देगा, एलिमिनेशन कर देगा। तो कुछ अगर किसी ने पेपर दिया हो तो क्या ये वाली रिएक्शन थी, H3PO4 85%, H3PO4 4 कितना लिखूं यहाँ पे, टेम्परेचर 440 केल्विन के आसपास था शायद। ठीक है, और क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। ये वाली रिएक्शन पूछी गई है, ये थर्ड वाली जो मैं लिख रही हूँ, 3 डिग्री एल्कोहल की, 20% H3PO4 और यहाँ पे 398 केल्विन है मोस्ट प्रोबेबली, और क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन था। अरे यार, ये पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, H3PO4 वाला 85%, हाँ 398 केल्विन एलिमिनेशन हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे देखो थोड़ी सी कंडीशंस कम हो गई क्योंकि 3 डिग्री वाले थोड़ा सा फास्ट दे देते हैं, है ना। इसकी मैकेनिज्म मैंने क्लास में करवा रखी है या नहीं करवा रखी है, करवा रखी है, करवा रखी है। H प्लस को पहले अटैक करवा दो इसके ऊपर, H प्लस को अटैक करवा के H2O बना के, या फिर अब एक बार करवाओ, मैकेनिज्म में स्पेस छोड़ देना या फिर, है ना।
आप वो स्पेस तो अगले साल तक क्या आपके आने वाली जनरेशन तक ऐसे ही रहेगा फिर। कितना आप लोग कर लोगे ना वो भी पता है मुझे। स्टेप फर्स्ट कर लो जल्दी से। H+ आ जाएगा एसिड से। देखो जो जो मैं मैकेनिज्म करवाती हूँ मतलब वो पूछी जाने वाली है और पूछी गई हुई है। अदरवाइज आपको क्या लगता है कि जो नहीं पूछी जाएगी वो मैं थोड़ी बताऊंगी? जो नहीं पूछी जाएगी वो मैं नहीं बताऊंगी। स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 2 स्लो होता है। स्लो वाले में स्टेप 2 में क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन है। और पता ही है कार्बोकेटाइन अगर किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म में फॉर्म हो रहा है मतलब आप लोगों को 3 डिग्री वाला ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये बात ध्यान में रखनी है। रीअरेंजमेंट की तो कोई बात आई नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ कहाँ इधर उधर हाइड्राइड शिफ्ट करके है। नहीं नहीं मैम यहाँ पे तो अच्छा नहीं लग रहा 2 नंबर, हमें तो यही लेके आऊंगा, ऐसा तो मत सोचना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ आप स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा स्टेप 3 पे, ये H+ यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म हो जाएगा। इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि ये आपको पता है ना कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये क्या करेगा इस हाइड्रोजन को बोलेगा चल अब मेरे को इलेक्ट्रॉन दो और निकलो अब। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा माइनस चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड। समझ गए? ठीक है, डन। लिख लिया? थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लो। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के लिखना है तो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो नेक्स्ट चैप्टर में काफी काम आने वाली है, ये याद ही कर लेना, अभी के अभी याद करते जाना। ठीक है, कौन सी 4th नंबर वाली, याद करते हुए जाना। और इस पे तो क्वेश्चन भाई पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन कन्वर्जन में काफी काम आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले यूजिंग, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ ना कोई। हाँ, एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। यूजिंग एल्कलाइन KMnO4 एंड और एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, ये क्या है ब्रैकेट में लिख लेना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये। अबे यार ऑक्सीडेशन करवाना है, हाँ किसी का अगर आपको इंश्योरेंस करवाना है तो एजेंट को उसी अकॉर्डिंग ही बुलाओगे ना। तो किसी का अगर आपको ऑक्सीडेशन करवाना है तो किसको बुलाओगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बुलाओगे, है कि नहीं। कि यार इसका ऑक्सीडेशन करवाना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप आओ ऑक्सीडेशन करवाओ इसका। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे बिहेव करते हैं वो मैं बताती हूँ। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो कौन से डिग्री वाला अल्कोहल है, ये 1 डिग्री। दिमाग में बिठाते जाना, दिमाग में बिठाते जाना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो लाइक आपने क्या ले लिया, एल्कलाइन KMnO4 ले लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक यहाँ पे एक शॉर्ट में बता दे रही हूँ, ध्यान से सुन लो। एल्डेहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे बनता है। एल्डेहाइड से डायरेक्टली क्या, देखो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से या तो एल्डेहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा, फिर उनके ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टेढ़ा है तो टेढ़ी शक्ल करके देख रहे होंगे कुछ, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। ये लिख रही हूँ अभी होल्ड पे है ना। ये अपनी कॉपी में जो सबसे ऊपर यहाँ पे वो बिना लाइन में होता ना, हाँ व्हाइट वाली जो स्पेस है उस पे लिख लो। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है ताकि कभी पढ़ो तो याद रहना। क्या याद रहना, क्या याद रहेगी कि एल्कोहल जो है इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एल्डेहाइड या फिर कीटोन, और इन भाई साहब के ऑक्सीडेशन से क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हो ये बात, ठीक है।
अगर आपने कोई एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में ले लिया है तो डायरेक्ट ही क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई बात समझ में? अरे क्लियर हो रहा है आप लोगों को ऑनलाइन बैठे हुए हैं जो? हाँ 356 358 कोई दिखा, 358 ही लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं। KMnO4 अच्छा 398 करवाया क्या मैंने, 358 है क्या टेम्परेचर? ठीक है 358 कर लो उस टेम्परेचर को, 398 जहां पे लिखवाया था 358 कर लो उसको, 358 केल्विन ऐसा बोल रहा है एनसीईआरटी में, ये दे रखा है तो ये कर लो। अभी कहाँ करवाया, अभी तो ये इसी में कंफ्यूजन है। हाँ 3 डिग्री वाले में, 3 डिग्री एल्कोहल में, ठीक है ओके ओके। उसके बाद अभी यहाँ पे ध्यान से सुनो, एल्कोहल जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, 2 मिनट इधर ध्यान। एल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर देंगे अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में ले लिया, लाइक K2Cr2O7। अब यहाँ 1 डिग्री है, 1 डिग्री आपको क्या देता है, कार्बोक्सिलिक, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। 1 डिग्री में एल्कलाइन KMnO4 ऐड करते ही कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद में अरे देखो ना ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन कम थी ऑक्सीजन लग गई, समझ रहे हो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अगर मैं 2 डिग्री एल्कोहल की बात करूं, अच्छा जिनको और बिल्कुल बिल्कुल ही बेसिक समझना है ध्यान से सुनो, एक बात बताओ मुझे, या तो मैं एक काम करूं कि हाइड्रोजन को क्या कर दूं, एलिमिनेट कर दूं, ठीक है, हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दूं, ऑक्सीजन यहाँ देखो ना, कार्बन के पास हाइड्रोजन थी वो एलिमिनेट हो गई, तो क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। मतलब यहाँ पे क्या किया है आपने, OH के साथ में जो कार्बन है ना उसकी हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दिया है और क्या कर दिया है, ऑक्सीजन लगा दिया है। सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे, कार्बन की हाइड्रोजन और इनको क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो 2 डिग्री एल्कोहल है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग लगाओ वीक लगाओ, इनको कोई मतलब नहीं है, ये कीटोन ही देंगे, कीटोन का और ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते, कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेशन करके नहीं बनेगा, समझ रहे हो। स्ट्रॉन्ग भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग ले लो नहीं बनेगा, पर किससे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके 3 डिग्री एल्कोहल की, 3 डिग्री एल्कोहल में वापस से मैं क्या लूं, एल्कलाइन KMnO4 मैंने यूज में लिया। जनरली ये कोई इफेक्ट नहीं होता 3 डिग्री एल्कोहल को, 3 डिग्री एल्कोहल को कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर भी कहीं कहीं पे आप ऐसा देखोगे कि क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर काफी हाई कर दोगे, एलिवेटेड टेम्परेचर होगा, तो उस केस में कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड होके जितने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएंगे उस अकॉर्डिंग, अगर टेम्परेचर हाई रखोगे, अदरवाइज नो इफेक्ट। 2 डिग्री में कीटोन, कीटोन का नहीं होगा ऑक्सीडेशन, इतने भले ये स्ट्रॉन्ग है। हाँ वो 1 डिग्री के लिए था, वो 1 डिग्री के लिए था, वो जो मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि कीटोन का नहीं हो पाता, कितना स्ट्रॉन्ग आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में ले लो। बहुत बहुत ज्यादा स्लो तुम, मतलब तुमसे बस यही शिकायत सुनने को मिलेगी मुझे पेपर देके आने के बाद कि मैम पेपर छूट गया मेरा तो, ठीक है। अच्छा हाँ। नहीं नहीं, आप डेली डेली 10 पेपर्स लिख के देखो, जो भी पेपर है ना, मतलब पेपर्स क्या लिख के देखो, कुछ भी लिखो, लिखो, लिखने की खूब प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पे और सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि पेपर सॉल्व करो, हाँ पेपर ही लिखो, सॉल्यूशन ही लिखो, कुछ तो पेपर ही लिखने लग जाएंगे। सुनो अब ध्यान से, नेक्स्ट, आवाज नहीं। उसके बाद अगर आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन, वहीं पे रिएक्शन स्टॉप करनी हो, एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन है, अगर वहीं पे रिएक्शन को स्टॉप करना हो तो आप लोग क्या ले सकते हो, इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मत लो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले लो, है ना, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले लिए, लाइक पीसीसी, पीसीसी की क्या होती है फुल फॉर्म, फिर मेंस कैसे देके आए हो, पिरिडीनियम, ये ऑर्गेनिक छोड़ के गए थे क्या, हाँ पीसीसी की क्या होती है फुल फॉर्म, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, मतलब वहां पे। अरे यार एक बात बताओ, आप बताना, एक मिनट, आप बताना आपके पेपर में क्या ऐसा
एक ऐसा ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस और यहाँ ऐसे मैच द कॉलम नहीं आया था क्या? था ना, बहुत सारे है ना, तो ये पता तो होना चाहिए। पीसीसी लिखा होता वन ऑफ द, उसमें तो फिर क्या लिखते? नहीं था नहीं, पर हाँ वेरी गुड। और अगर सारे एलिमिनेट, सारे फिर तो सारी एलिमिनेट कर देते आप, है कि नहीं? चलो वो सब छोड़ो, कोई बात नहीं। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, आवाज नहीं, इसमें क्या होता है? आवाज नहीं। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट 1 1 और 2 इस रेशियो में होते हैं ये। आवाज नहीं। एनबीसी बताओ क्या होता है? वेरी गुड। एन ब्यूटेन सक्सिनामाइड, बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा बता रहे हो ना आप लोग। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आया ही होगा यार, एक लिंडलर्स कैटलिस्ट आया? हमारी शिफ्ट में तो कुछ भी नहीं आया है, तुम पेपर ही पता नहीं क्या करके आओ, कोई बात नहीं, छोड़ो। आवाज नहीं। एन ब्यूटेन सक्सिनामाइड, इसका जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। 5 मेंबर की रिंग होती है, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे ब्रोमीन रहता है। आवाज नहीं। उसके बाद में ये सब में वीक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बता रही हूँ। ब्यूटेन एन ब्रोमो, सॉरी ब्यूटेनी एन ब्रोमो, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड है, ब्रोमो है, ये बी आर है, बी, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने यहाँ पे क्रोमियम का ट्राईऑक्साइड ले लिया इन एनहाइड्रस कंडीशन, पहला ये इसी के ये है ना, एनहाइड्रस कंडीशन, इनमें से कुछ भी ले लिया आप लोगों ने तो क्या होगा वो मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा फास्ट लिखो यार, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। बस अब मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है? तो क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री वाले क्या देंगे? एल्डिहाइड देंगे। 2 डिग्री वाले क्या देंगे आपको? कीटोन देंगे। 3 डिग्री वाले नो इफेक्ट एट ऑल, कितना ही टेम्परेचर बढ़ाओ कम करो। ये सब जल्दी से लिखो। NBS पढ़ाया था सर ने, ठीक है, वेरी गुड। हाँ क्या? इन एनहाइड्रस कंडीशन मतलब ये यहाँ पे आधी पसंद में, अगर यहाँ पे CrO3 इन एनहाइड्रस कंडीशन दे दे तो ऐसा नहीं कि भाई क्या हो गया, ऐसे PCC लिखा मिल सकता है, NBS लिखा मिल सकता है, फुल फॉर्म नहीं देगा, ऐसे NBS PCC लिख दिया तो फिर कन्वर्जन में यूज में लेना। आप बताओ मुझे कि अगर आप लोगों को एल्डिहाइड तक ही रोकना है, जनरली ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ रिएक्शन में, 1 डिग्री वाले का ही बहुत ज्यादा काम आएगा आपको, वह एल्डिहाइड पे ही रोकना है। हाँ तो अब कुछ तो कि और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो KMnO4 भी है, कुछ वो यूज करके आ जाएंगे, गलत करके आ जाएंगे। अगर एल्डिहाइड तक रोकना है तो वीक यूज में लो ना, PCC NBS ये यूज में लो आप। यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट, यहाँ एरो के ऊपर भाई PCC ले लिया आपने, NBS ले लिया, CrO3 ले लिया, ठीक है? उसके बाद क्या, एल्कलाइन, सॉरी एसिडिफाइड K2Cr2O7 होता है, मैकेनिज्म चेंज हो जाती है सारा, समझ रहे हो? हम रिएक्शन पहले आई, उसके बाद हम लोगों ने सोचा ऐसा हुआ होगा, समझ रहे हो? रिएक्शन पहले आई है, अभी मैकेनिज्म देखोगे ना तो फिर अच्छा ऐसा मैकेनिज्म, फिर बाद में अच्छा ऐसा हुआ होगा, इस वजह से ऐसे सोच सोच के लिख दी है। प्रोडक्ट हमें ये रिएक्टेंट लिया, ये प्रोडक्ट बन गया। हाँ क्या हुआ? NBS लिखा हुआ ना, अब यहाँ ऊपर, सॉरी अरे यार सॉरी यार, NBS, हाँ वही मुझे लगा कुछ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आवाज नहीं, थोड़ा सा फास्ट लिखो। उसके बाद थर्ड वाला जो है, अगर आपने कॉपर एट 573 केल्विन, आई विश यही हो टेम्परेचर, मोस्ट प्रोबेबली 5 नहीं 573, 100% श्योर। कॉपर इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, अगर यहाँ पे आपने ये रही इसी की रिएक्शंस ये रही, यहाँ पे देख लेना,
कॉपर 5, हाँ आपका फास्ट लिखो, कॉपर 573 केल्विन। तो भी तुम लोगों से फास्ट लिखती हूँ मैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये 3 लिख तो लिए होंगे ना, और जल्दी से लिख लो ना, कंप्लीट करो। अभी रुक जाऊंगी मैं, रुक जाऊंगी अभी बस। ये इसके साथ में, थर्ड वाले के साथ में, अब जल्दी लिखो, इसको कंप्लीट करो। टेम्परेचर भी लिखना लर्न। देखो ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, जैसे H3PO4 में मैंने आपको बोला, HCPO4 क्या H2SO4 में बोला, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर चेंज होते ही ईथर की प्रिपरेशन वाला हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है, ये कॉपर 573 केल्विन, ये तो याद रखना है। जहां जहां पे मैं टेम्परेचर लिख दे रही हूँ ना, वो टेम्परेचर याद रखना है। जहां जहां पे मैंने लिखा है, जहां पे मैं नहीं लिखूंगी वो याद नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जेई के लेक्चर में हाँ हाँ NBSE है शुभ, NBSE है। मैंने एन दोमो सक्सेना माइडी लिखा था, एस को मैंने जल्दी से जल्दी कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में मैंने सही कर दिया हूँ, ठीक है। NBS, हाँ NBSE रेजोनाइट, ठीक है। कॉपर एट 573 केल्विन। कहाँ 2 डिग्री में? एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कीन, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, एल्कीन दे देते हैं, ये एल्कीन है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना भैया, एल्कीन हो जाता है यहाँ पे। डन, नोट डाउन करो जल्दी से। अब हम पढ़ेंगे फिनॉल, खत्म एल्कोहल, ऑल अबाउट एल्कोहल खत्म। अब हम पढ़ेंगे फिनॉल। फास्ट लिखो, फास्ट लिखने की प्रैक्टिस करा करो, कुछ लिखते तो हो नहीं, इतने टाइम हो गया। मैम लास्ट में एल्कीन, एल्कीन एल्कीन, टेम्परेचर भी, हाँ अच्छा रेजोनाइट। जिसके मैं लिख रही हूँ उसके लर्न कर लेना, जिसके नहीं लिख रही हूँ उसके मत लर्न करना है, ठीक है। आवाज नहीं, अब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो बस बातें करने लग जाती हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं फिनॉल। फिनॉल की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे हम, अरे बातें नहीं, फिनॉल की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे, एक्चुअल में फिनॉल होता क्या है, लेकिन उससे पहले फिनॉल की प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक तो पहले फिनॉल ये ऐसा दिखता है, ये तो देख लो, फिनॉल ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, फिनॉल ही बोलते हैं इसको। आप इसकी कुछ प्रिपरेशन देख लेते हैं हम, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, अच्छा कोई स्टूडेंट बता सकता है मुझे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल? एक बार हम करवा चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। हाँ NHBN नो, हाँ हाँ, बेंजाइल हैलाइड क्या होता है? हेलो अरीन, हेलो अरीन, कुछ पढ़ रखा है? हेलो अरीन, हेलो अरीन जो है, आवाज नहीं, आवाज नहीं। एग्जैक्टली, एक्वस NaOH के साथ में यहाँ पे क्या हुआ था, O-Na+, उसके बाद क्या करवा दी थी हमने, इसकी हाइड्रोलिसिस कर। आवाज नहीं, प्रिपरेशन ध्यान से पढ़ लो। फर्स्ट है फ्रॉम हेलो अरीन, क्योंकि फिनॉल की प्रिपरेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसको पूछना होगा एस्प्रिन बनाओ फाइनल प्रोडक्ट में, या बेंजल्डेहाइड बनाओ, सैलिसल्डेहाइड बनाओ, सब फिनॉल से बनेंगे। बेंजल्डेहाइड क्या, सैलिसिलिक एसिड बनाओ, सब फिनॉल से बनेंगे। अभी क्या नाम ले रही हूँ मैं, सब बताएंगे, है ना। अभी धीरे धीरे आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं हम। यहाँ पे एक्स फर्स्ट प्रिपरेशन, ठीक है। सेकेंड जो है फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन लो, H2H2O7, क्या होता है H2H2O7?
व्हाट इज H2H2O7? नो। हाँ, गौतम ने बिल्कुल सही आंसर। हाँ, लास्ट वाला डॉस प्रोसेस था। हाँ, फर्स्ट लास्ट वाला क्या है, जो ये डॉस प्रोसेस है। नो, ओलियम 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 ओलियम। आवाज नहीं। हाँ, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो कॉमन नेम है ओलियम है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में काम में आता है और 99.9% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में काम में आता है। अब देखो ओलियम है, आवाज नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, SO3H। फर्स्ट आप कर देना NaOH के साथ में, सेकेंड H+H2O हाइड्रोलिसिस करके। अब कोई बच्चा ये बोल सकता है मैम हम तो एक काम करेंगे ना, ये रिएक्शन क्यों लर्न करें हम ओलियम ओलियम वाली। हम तो क्या करेंगे, बेंजीन से प्रिपरेशन बोल दी तो हम क्या करेंगे इसमें ये क्लोरीन लगा के, समझ रहे हो, और फिर ये वाली रिएक्शन कर देंगे। पर अगर स्पेशली आपको ओलियम मेंशन कर दिया है उसने तो फिर फंस जाओगे, समझ गए। स्पेशली क्योंकि एक बार वो कर चुका है किसमें, इस वाली रिएक्शन में, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन वाली रिएक्शन में वो फंसा चुका है। कैसे फंसाया उसने, उसने बोल दिया कि क्यूमीन से करके बताओ आप तो प्रिपरेशन। अब आधे बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ के ही नहीं गए क्यूमीन होता क्या है। स्टार लगा लो, क्यूमीन क्या होता है। ये क्या है, क्यूमीन। ठीक है, अब कोई अगर क्यूमीन, एक बार क्यूमीन की प्रिपरेशन कैसे हुई है मैं बता देती हूँ। बाई चांस अगर आप लोगों को बस पता होना चाहिए कैसे हुई है, आप बता सकते हो कैसे हुई होगी। अच्छा, मैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन यूज करके क्यूमीन बना सकती हूँ क्या, कोई बता सकता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करके मैं क्यूमीन बना दूं। वेरी गुड रेजोनाइट। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करके क्यूमीन बना दूं। अभी तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है वो सोच रहे होंगे हम, ये क्या है, कहाँ से आते हैं ये वर्ड्स। हाँ, हम तो हैं, हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा बताएंगे। बेंजीन लूंगी मैं, चलो और बोलो। CH3CHCl, तो यहाँ पे रखो CH3 एक, ये ठीक है। एग्जैक्टली exactly. क्या हो जाएगा ये, आपको पता है ना, इसका क्लोरीन तो ये लेके भग जाएगी AlCl3। ठीक है, अब ये बच गया, कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन तो भाई यहाँ पे अटैक कर देगा कहीं पे भी, समझ रहे हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये होता तो नहीं बन पाता क्या, CH3 CH2 CH2Cl, इससे भी क्यूमीन। एग्जैक्टली, क्लोरीन रिमूव होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ रीअरेंजमेंट कर दो यहाँ पे। ये होती है एल्काइल हैलाइड की AlCl3 के साथ में जो रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप आप उस बेंजीन पे क्या कर रहे हो, लगा रहे हो। ठीक है, आरी बात समझ में, ये सब पढ़ना रिवाइज करोगे तभी याद रहेगा। ऑर्गेनिक काफी स्कोरिंग है। नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और स्पेशली स्टार लगा के लिखवाया था, एक बार चेक करना अपनी कॉपी में, स्टार लगा के फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बहुत बार, नहीं नहीं, एक बार चेक करना आप, या फिर आपका रह गया होगा या फिर जो भी है, बट मैंने पक्का बताया। इसकी किसके साथ में, O2 के साथ में कर देना रिएक्शन। हाँ हाँ, अब यहाँ ठीक है, बस एनहाइड्रेट सब कुछ, एनहाइड्रेट नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, बट हाँ मतलब हाँ
वो तो लिखना ही, एल्कोहलिक एक्वस वहां पे तो लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, वो इतना यहाँ पे तो ठीक है बस। हाँ मतलब यही मैंने बताया हुआ है। हाँ उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करवा दो इसकी। हाइड्रोलिसिस करवाओगे, देखो ये क्या फॉर्म होता है, कीटोन दिख गया, CH3CO CH3 कीटोन दिख गया, और ये एल्कोहल CH3CO CH3। ठीक है, हाँ कोई डाउट? बोर्ड कट हो गया? अच्छा नहीं नहीं, हाँ हाँ वो आगे नहीं, इधर नहीं बताऊंगी। साइड का नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक है ठीक है, साइड में कुछ लिखा भी नहीं था, बस ये यहीं तक ही लिखा था मैंने, साइड में कुछ भी नहीं लिखा था, बस यही है रिएक्शन। यहाँ पे समझ गए ना, ये कीटोन रिमूव हो गया, ये OH। एक्चुअल में मैकेनिज्म कुछ और ही होती है, पर हमें मैकेनिज्म से नहीं कैसे की बन रहा है, बस वो याद में रख लेना। अब यहाँ पे देख लो O2, O2 लेना पड़ेगा, O2 लोगे तभी यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन इस तरह से आ जाएंगी, इस तरह से आप इसको आगे प्रोसीड करोगे। और फ्रॉम क्यूमीन बोल दिया ना, तो O2 और ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। आप ये इससे रिएक्शन लिख के आ जाओगे कि यार कुछ तो लिख के आ जाता हूँ, तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने स्पेशली आपको क्यूमीन बोला है। थर्ड तो सुपर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ऑल्दो ये बोर्ड के सिलेबस से हट चुका है, फिर भी एनिलीन, कुछ याद आ रहा है? एनिलीन, NaNO2 प्लस HCl, कुछ याद आ रहा है? NaNO2 प्लस HCl क्या हो रहा है, ये बताओ प्रोसेस क्या है ये? अभी प्रोडक्ट नहीं बनाया मैंने, क्या बोलते हैं, क्या होता है ये प्रोसेस? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पर डिपेंड करेगा कौन OH ग्रुप के साथ जाएगा। अच्छा हाँ, ये वो इसको बोलते हैं हम डाइजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजोटाइजेशन। किसके प्रेजेंस में होता है? 1 डिग्री अमीन और NaNO2 प्लस HCl। एक और बात, अगर आपको यहाँ पे HONO दे दिया तो किसी से लड़ने मत लग जाना। एक्चुअल में NaNO2 HCl यहाँ पे HNO2 बनाते हैं प्लस NaCl। ठीक है, मेन यही होता है जो आगे रिएक्शन में, समझ रहे हो, मैकेनिज्म में आगे काम आता है। तो या तो वो आपको ये दे देगा NaNO2 प्लस HCl। इतना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है ये, बोर्ड में ही भी पूछा गया है, मेंस में भी अभी देख लेना आप एनालिसिस, उसमें भी क्वेश्चन है ये। उसमें क्या क्वेश्चन था, उसमें यहाँ पे बोल रखा था ये A बन गया है, N2 प्लस Cl माइनस होता है ये। उसके बाद यहाँ पे था, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन में आपको एल्कोहल मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक की उठ के क्वेश्चन आई है ये। H2O वार्म यूज में लेना पड़ेगा, एक जगह पे H2O बेसिक मीडियम में था, लेकिन फिर वो यहाँ पे अलग ही इससे कुछ रिएक्शन कर जाता, तो वो हमें इस वजह से H2O वार्म करोगे OH ग्रुप लग जाएगा। ये डाइजोटाइजेशन, इसको N2 प्लस Cl माइनस को बोलते डाइजोनियम सॉल्ट वार्म। इसको क्या बोलते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजोनियम, इतना इवन अगर ये आपके सिलेबस से हटा नहीं होता ना, तो इसकी तो मैं श्योरिटी ले लेती कि पेपर में पक्का आएगा, मेंस बोर्ड में पक्का आएगा, मतलब डाई। और ये इस वजह से क्योंकि इतने कन्वर्जन में यूज में आता है, कोई सा कुछ भी बनाना हो ना, बस ये यहाँ तक पहुंच जाओ आप, उसके बाद तो फिर आगे चाहे आपको क्या बोलते हैं फ्लोरोबेंजीन बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो यहाँ तक पहुंचने के बाद आगे बन जाता है वो। लेकिन हट चुका है ये, तो इसके बारे में हम एनिलीन में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा और। हाँ ये हो गया डाइजोटाइजेशन। ठीक है, 4 मेथड्स पढ़ लिया, थोड़ा सा फिनॉल के बारे में देख लेते हैं हम। फिनॉल जो होता है, फिनॉल इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, बट थोड़ा कम होता है, अल्कोहल से तो कम होता है, क्योंकि इसमें कार्बन बहुत ज्यादा होते हैं ना, समझ रहे हो।
मतलब हाइड्रोफोबिक वाला, बट हाँ वाटर में सॉल्युबल हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग बट हाँ एल्कोहल के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम होता है, लेकिन हाँ सॉल्युबल होता है ये वाटर में बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग विथ वाटर। दूसरा, अगर मैं बात करूं एसिडिक ऑर्डर की, तो फिनॉल जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एज रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। इसको और डिस्कस कर लेंगे अभी हम। इससे CH3OH मिथेनॉल जो था, हाँ उससे भी ज्यादा फिनॉल, फिनॉल उससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालो रिएक्शन। अभी पूरा फिनॉल का डिस्कस करेंगे हम ये सारी चीज। एक मिनट, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन फिनॉल। ठीक है, सबसे पहले तो इसके एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल के बारे में बात कर लेते हैं हम। पूछा गया क्वेश्चन है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, मतलब मैं तो कह रही हूँ 95% चांसेस है, 95% चांसेस है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल पूछा जाएगा। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल पूछा गया है, क्या करना है आंसर में वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी अभी। ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा गया है। जो जो बता रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो वही घोट के पी लेना। जो ऐसे बोल दो कि हाँ ठीक है देख लेना, देख के चल जाना एक बार। ये हो गया फिनॉल। अगर मैं देखूं यहाँ पर, ठीक है, अच्छा अगर ये रिएक्शन जितनी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, इसमें पैरा बनेगा कि ऑर्थो, इसमें डाइजोटाइजेशन में तो हमने एक ही तो एल्कोहल ही तो बन गया, अब इसमें कहाँ ऑर्थो पैरा बनेगा, बताओ ना। चलो, हाँ अब ध्यान से सुनो। अगर फिनॉल एसिडिक है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा स्टेबल होना होना चाहिए ये। उस दिन जैसे हमने एल्कोहल का डिस्कशन किया था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा जानी चाहिए, H+ जल्दी रिमूव हो जाना चाहिए, तभी तो ये, और H+ जल्दी रिमूव होने के लिए इसको ज्यादा स्टेबल होना पड़ेगा, जल्दी रिमूव हो जाएगी तो भाई इसको ज्यादा, इसको इवन इससे भी ज्यादा स्टेबल होना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा स्टेबल होना पड़ेगा। इसमें मैं बात करूँ तो इसमें रेजोनेंस है, किसमें, फिनॉल में स्टेबलाइज हो रहा है ये, इसमें भी रेजोनेंस है, ये भी स्टेबलाइज हो रहा है। तो ऐसा क्या बात है, इस फिनॉक्साइड आयन कहीं पे भी ये लिखा मिल जाए फिनॉक्साइड आयन, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्या बोल रहा है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे भी घुमा के बोलते फिनॉक्साइड आयन, तो पता ही नहीं है तो बात छोड़ो। फिनॉक्साइड आयन जो है मतलब वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तभी तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी और H+ रिमूव हो जाएगा जल्दी से जल्दी, एसिडिक नेचर इसका होगा, अच्छा एसिड है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ ऐसा, अब वो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई फिनॉल ज्यादा स्टेबल हो रहा है कि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है। वो कैसे पता चलेगा हमें, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही बार बना रही हूँ, आपको भी आंसर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आनी है। ठीक है, अभी एक ही बार, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तब नहीं बताऊंगी मैं ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता ही है। ठीक है, तो अभी देख लेना इसकी कि किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं। सबसे पहले तो लोन पे आएंगे इस बॉन्ड पे, तो ये कार्बन जो है ये घबरा जाएगा यार, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये पाई बॉन्ड इजीली डीलोकलाइज हो जाता है ना, आगे पुश करेगा इसको, ये आगे इस कार्बन पे चल जाएंगे। ठीक है, आगे इस कार्बन पे चले गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। उसके बाद ये वापस से डीलोकलाइज होंगे तो ये पाई बॉन्ड ये वाले कार्बन को दम घुटने लग जाएगा यार, इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं है ना, तो ये वाले कार्बन को दम घुटने लग जाएगा, तो ये इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आए तो इस कार्बन ने क्या किया भाई, पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दिया यार, तुम जाओ आगे।
है कि नहीं है? बाई बॉन्ड इजीली डीलोकलाइज किया, कोई बात नहीं, तुम्हें अगर जरूरत होगी हम आगे चले जाते हैं, आगे चलेगा ही ये। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे प्लस, इधर हाइड्रोजन, इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर ये आ गया, ये बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे शिफ्ट हो गए ना नेगेटिव चार्ज, ये वाले इधर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद में वापस से क्या होगा, सेम यही प्रोसेस होगा, सेम यही प्रोसेस किस तरह से होगा, ये इधर की तरफ शिफ्ट होंगे तो ये इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, मानते हैं बात? भाई सही बात है, यहाँ पे नेगेटिव लगाओ, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये बॉन्ड लगा के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन पॉजिटिव, उसके बाद वापस से इधर शिफ्ट होंगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा आपका अगेन फिनॉल, ठीक है। अगर मैं फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आनी है आपको, ये दोनों ही बना के आनी है एग्जाम में, अब भाई बना के आनी है तो पढ़ लेना कि कैसे बनेगी। अब आ जाओ इधर, फिनॉक्साइड आयन है, ऑक्सी यहाँ पे इसने क्या करेगा, लोन पेयर इस बॉन्ड पे देगा, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, इसने अपने लोन पेयर अगर इस बॉन्ड पे दे दी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, नेगेटिव पहले से है, अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, अब न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा और ये इस तरह से, अब वापस से ये इधर आएंगे, ये इधर आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, वापस से ये इधर और इनको इधर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, उसके बाद वापस से इसको इधर और इसको इधर शिफ्ट कर दो, बना लेना ये रेजोनेंस, क्योंकि मैंने अगर कह दिया है ना आएगा तो फिर आएगा, फिर वहां पे क्या मैम ने बुलाया था आएगा आएगा, हम पढ़ के नहीं आए। हाँ आप ध्यान से सुनो, ये दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आप मुझे एक बात बताओ, देखो दोनों में ही कितनी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है, ठीक है। यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, अगर हम देखा जाए एक्चुअल में, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबल, समझ रहे हो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, आ रही बात समझ में? दूसरी बात, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनको आगे क्यों जाने देगा, इनमें कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो होगा ही, सही ना? मना कर देगा भाई तो यार मत जा, थोड़ा सा रोकने का ट्राई करेगा कि मैं मत जा, देख डीलोकलाइज होने मत जा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, आराम से यार चलो, कोई नहीं रोक रहा हमें, चल लेते हैं आगे। आंसर क्या लिख के आओगे वो भी मैं लिख देती हूँ आपको, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना, उसके बाद में बना लो, जल्दी से बना लो, जल्दी बनाओ। हम इसमें पहला बनेगा कि ऑर्थो, अरे अच्छा है तो केशव का क्वेश्चन पहले था, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं, समझ में आ रहा है? सो गए हैं शायद, दीपेश को तो हमेशा ही डाउट होता है हाँ बस सेकंड वाले कुछ नहीं है, सेकंड वाले में है ना, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख लेना, ठीक है। हाँ शुभ, सक्षम, अच्छा मुझे भी तो पता चले कौन कौन स्टूडेंट्स हैं, एक तो शुभ है, सक्षम है, वैसे जो स्टूडेंट मतलब बस हाँ ठीक है ऐसे डाउट पूछ लेते हैं मैसेज या आंसर कर देते हैं ना, उनके नाम ही याद रहते हैं, अदरवाइज तो जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं सब ना, पता नहीं रहता कि कौन है। हाँ रेजोनाइट भी है, शिवम भी है, अच्छा हाँ शिवम तो एक सक्षम भी था, गौतम, अच्छा गौतम अलग है गौतमा अलग है, ठीक है ठीक है, डन, बस इतना ही टाइम इनफ है। उसके बाद में आंसर क्या लिख के आओगे इसका, इन फिनॉल, sorry, in resonating structure of phenol, in resonating structure of phenol, oxygen have positive charge which makes it which makes it
less stable than in resonating structure of phenoxide ion, in which there is no charge on oxygen atom. और क्या लिखा? In resonating structure of phenol, oxygen have positive charge which make it less stable than in resonating structure of phenoxide ion in which there is no charge on oxygen atom. ठीक है, आगे बात समझ। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज सही रहता है, कुछ नहीं कर दिया तो ठीक है, पॉजिटिव कर दिया तो ऑक्सीजन भाई सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद। कैसे पॉजिटिव चार्ज चढ़ा दोगे तुम उस पे? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है और यही स्ट्रक्चर्स एक्चुअल प्रॉपर्टी बताते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। ये स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहा है आपको, फिनॉल की प्रॉपर्टीज नहीं बता सकता ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है, ऐसा हुआ होगा। डी रेजोनेंस पूरा हाइपोथेटिकल है, ऐसा हो रहा होगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही सही प्रॉपर्टीज बताता है किसी भी मॉलिक्यूल की, तो ये सही नहीं बता पा रहा है, हमने थोड़ा जूम करके देखा इसको। अच्छा ऐसा हो रहा है। हम हमारे कंसेप्ट थोड़ी बता सकते, हम हमारे कंसेप्ट किसी में नहीं बता सकते। ऑर्गेनिक है यहाँ पे तो कुछ भी हम हमारे कंसेप्ट नहीं बता सकते। हाँ क्या हो गया, क्या हो गया? चक्कर आ गया बेटा, पानी वानी पीना है? अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ आवाज नहीं, फिनॉल के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे इसी में ही। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स, नहीं क्वेश्चन लिखो। हाउ सब्स्टिट्यूएंट्स in phenol affects its acidic nature। सबसे पहले हम उन ग्रुप्स की बात कर लेते हैं जो माइनस आई भी करते हैं, माइनस एम। देखो आपको तो जो डोमिनेटिंग है वो देख लेना है बस, ठीक है। मतलब माइनस आई ये है कि माइनस एम, उस अकॉर्डिंग देख लेना। आप मुझे एक बात बताओ, फिनॉल है एक, हम इसकी बात कर रहे हैं, एक हम इसकी बात कर रहे हैं, एक हम इसकी बात कर रहे हैं। एसिडिक सबसे ज्यादा कौन है? अरे यार ये न्यू एप्लीकेशन का क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन ये फ्रेम होगा, व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, या फिर व्हाई फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज रिस्पेक्ट टू फिनॉल। ठीक है, इस टाइप से। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा इनमें से? कौन सा लास्ट वाला? फिनॉल, फिनॉल। और कोई? सेकंड वाला। और कोई? हम तो देखो जो भी होंगे ना, हम तो उस साइड चले जाएंगे। हाँ बोथ, कौन? फोर्थ वाला, मतलब ये यू मीन टू से दिस। देखो ध्यान से सुनो, एक सेकेंड, सो सॉरी, एक मिनट। हाँ पैरा ज्यादा होगा, बताओ पैरा क्यों ज्यादा होगा? नो, अच्छा रिपल्शन होगा, तो ये हाइड्रोजन जल्दी दे देना चाहिए फिर तो। हाँ एग्जैक्टली,
यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिख रही है क्या आप लोगों को? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ध्यान से सुनो, एक बात लिखने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो, एक बात लिखने से पहले ध्यान से सुन लो। जनरली ऑर्थो और पैरा पे अगर कोई ग्रुप आ रहा है तो उसके केस में एसिडिटी सेम ही होती है। ऑर्थो और पैरा पे अगर आप यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देते ऑर्थो पे और पैरा पे ना, हाँ जनरली हमने इनके पीके की वैल्यू कैलकुलेट की थी क्रिसोल की, आप लोगों को एनसीईआरटी में। एक मिनट बता दो एनसीईआरटी में आप देखना, अभी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। यहाँ पे आपको ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और ये पैरा है, ऑर्थो की एसिडिटी पैरा की एसिडिटी दोनों की बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे पैरा की एसिडिटी ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H प्लस देगा ही नहीं, फिर ये लेस धीरे से देगा H प्लस, समझ रहे हो? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसमें नहीं होती, इस वजह से पैरा ज्यादा एसिडिक होगा एज रिस्पेक्ट टू ऑर्थो, और फिर मेटा पे तो सबसे कम ये इफेक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अगर कोई भी ग्रुप है जो -I -M कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, अगर कोई भी, आप मुझे एक बात बताओ, एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ, सपोज यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर मैंने कोई ग्रुप लगाया, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लगाया जो कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है? एसिड बनाओ लो पहले, दोनों के H प्लस रिमूव करके फिनॉक्साइड बनाओगे, फिर देखोगे ना दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है कि नहीं? फिनॉक्साइड आयन जिसका ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी अच्छा एसिड होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक ग्रुप है ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, CH3 और दे रहा है उसको इलेक्ट्रॉन, है CH3 और दे रहा है, लो 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 तुम तो इलेक्ट्रॉन लो, और यहाँ नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है, और जो ज्यादा स्टेबल हो रहा है वो उतना अच्छा एसिड। आ रही बात समझ में? समझ रहे हो क्या बोला मैंने? यहाँ पे आप इन तीनों के केसेस में हम लोगों ने वही सेम, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मतलब मैं आप पे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बारे में बताना चाह रही हूँ। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर फिनॉल से लगा हुआ है तो वो फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ा देगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर फिनॉल से लगा हुआ है तो वो फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ा देगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिनॉल से लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन की एसिडिटी को कम कर देगा। नोट डाउन कर लो ये बात, यहाँ पे तो लिख लेना, ये रीजन लिख लेना, ऐसे ब्रैकेट में करके लिख लेना, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ वहां पे स्टेरिक रिपल्शन भी होता है, नो डाउट स्टेरिक रिपल्शन भी होगा, कम अमाउंट में होगा, कम अमाउंट में होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, चलो अब आपने क्वेश्चन बोल ही दिया तो अच्छा नोट डाउन तो करो। सपोज अगर मैं बात करूं, देखो सब, कोई हमें भी नहीं पता था ना किसी को पता था, आ रही बात समझ में? किसी को कुछ नहीं पता था इनके बारे में कि क्या एसिड रिकॉर्डर है इनका, सबकी पीके की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, पीके की जितनी कम एसिडिक नेचर उतना ज्यादा, सीधी बात आ रही है एक्सपेरिमेंटल डेटा था, कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेनेशन देना था ना, उस अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन दे दिया। यहाँ पे आपकी सही बात है भाई, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हुआ क्या यहाँ पे? तो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं यहाँ पे OH है, सपोज यहाँ पे एक ही ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, है ना? और अगर यहाँ OH है, OCH3 है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, है ना? तो यहाँ पे, यहाँ वाले केस में, यहाँ वाले केस में क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेटिंग हो जाएगा, समझ रहे हो? स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेटिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे भी है पर लेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं। हम्म हम्म H प्लस निकलेगा, O माइनस तो रहेगा ना यहाँ पे। हाँ हाँ इसीलिए,
हाँ, यहाँ पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब स्टेरिक में ऊपर पड़ेगा। ऊपर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया, यहाँ पे स्टेरिक ज्यादा डोमिनेटिंग है, स्टेरिक वाला जो फैक्टर है ना वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। क्या क्या? हाँ हाँ, तो यहाँ पे तो तीनों तीन तीन बल्कि ग्रुप एक साथ आ गए ना, तो यहाँ हाइड्रोजन स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो वो होता है, देखो बहुत सारे वो रीजन हो जाते हैं वो सब। आगे पसंद में आप, चलो नेक्स्ट बताओ। हाँ हाँ, ऑर्थो, ऑर्थो फिर मेटा, मेटा में काफी कम। हाँ मेटा में काफी कम। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनवाऊंगी मैं आप लोगों से, होमवर्क। चलो होमवर्क तो क्या करोगे आप लोग, करके लेके आ जाओ तो बहुत ही अच्छा। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखना, काफी अच्छा डीलोकलाइजेशन करने को मिलता है यहाँ पे भी। यहाँ पे एक्चुअल में इस पे, यहाँ पे नहीं आ पाता, चार्ज नहीं आ पाता यहाँ पे, इस वजह से ऐसा कुछ होता है। क्या सेकेंड शिफ्ट में आया था ये, क्या क्वेश्चन की? सेम यही ऑर्डर था, ठीक है। देख लो बेटा, पूछा गया क्वेश्चन है, यारी बात समझ में। दो आप थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा सा चूक गए आप, हाँ पर चलो कोई बात नहीं, चूक गए आप लोग यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट दिन का अटेम्प्ट होगा, हम अच्छे से आप लोग ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। हाँ ठीक है। देखो इन दोनों की एनसीईआरटी में पीके वैल्यू अप्रोक्स सेम ही दे रखी है, अप्रोक्स सेम होता है। बट अगर हम बात करें, अगर हम बहुत ज्यादा, इसमें अप्रोक्स सेम होता है, अप्रोक्स ऑर्थो और पैरा पे अप्रोक्स सेम। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, समझ रहे हो? प्लस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यहाँ पे ये कम प्लस आई कर पा रहा है, यहाँ पे ये ज्यादा प्लस आई कर पा रहा है, तो इसकी तो और कम होनी चाहिए पैरा वाले से। ठीक है, लेकिन अप्रोक्स एनसीईआरटी में इनकी सेम पीके 10.6 ऐसे कुछ सेम पीके वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, और फिर भी अगर इसमें आ जाता है ना, अगर इन दोनों में भी कंपेयर करवा लिया ना, तो वो डिस्टेंस वाला फैक्टर देख लेना, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट वाला। लो, हाँ आप बताओ, कौन सा स्टेरिक हिंड्रेंस? ऑक्सीजन बहुत बड़ा है क्या? अरे बताओ, ऑक्सीजन बहुत बड़ा होता है क्या? एटॉम, एटॉमिक से इतु सा, सी से इतना भी हो गया, इतु इतने में कहाँ हो रहा है स्टेरिक? नहीं नहीं नहीं, आपको यार यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कोई फैक्टर नहीं है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला, ये बात देख लेना। इंडक्टिव फैक्टर डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये ज्यादा अफेक्ट करेगा, ये ज्यादा पॉजिटिव दे रहा है इसको, नेगेटिव वाले को चाहिए ही नहीं कि मुझे प्लस आई करे, ये लेस स्टेबल हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अदरवाइज अप्रोक्स सेम, अप्रोक्स सेम, इन दोनों में कंपेयर करवा लिया तो फिर आप वहां पे, आपके ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता ही है। आरी बस में इक्वल दे रखा है या फिर ग्रेटर देन लेसर देन दे रखा है। क्या? हाँ प्लस आई, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखो मेटा का तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है ना। मेटा वाले तो अपने अलग ही रह रहे हैं, ऑर्थो और पैरा के बीच में होता है जो भी कंपटीशन होता है, मेटा वाली पोजीशन पे इतना कुछ खास वो अफेक्ट नहीं होता उसका। मेटा वाले पोजीशन पे प्लस और माइनस से वर्क नहीं करते हैं, ओनली प्लस आई और माइनस आई करते हैं। क्योंकि प्लस और माइनस से होते नहीं है मेटा पोजीशन, वो पार्शियल चार्ज आता ही नहीं है वहां पे। प्लस आई प्लस से देखा जाए माइनस आई से, अगर इसका ज्यादा होना चाहिए ना मेटा का, क्या ज्यादा होना चाहिए? प्लस आई इफेक्ट मेटा का ज्यादा हो, डिस्टेंस कम है। ये मैंने क्या ऑर्डर लिखा है, ये बात बताओ, एसिडिक ऑर्डर लिखा है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, उससे लेस। यहाँ पे पैरा वाला सेकंड पे आ रहा है ना। अच्छा आप यूं कह रहे हो पैरा वाला सेकंड पे आ रहा है?
क्या इनकी पीके की वैल्यू, एक मिनट में चेक करके बताती हूँ। इनकी पीके की वैल्यू मैं बता ही देती हूँ। क्रिसॉल बोलते हैं अगर OH और CH3 का होता है तो, मेटा का होता है, एक मिनट, क्रिसॉल में मेटा का होता है 10.1, इसमें होती है 10.2, इसमें होता है 10.2, फिनॉल में होता है 10। ये सब क्या है, इनके पीके की वैल्यू। जितनी ज्यादा पीके की वैल्यू उतना कम एसिडिक नेचर। ठीक है? नहीं, कई को गिवन होगी, प्लस आई है ओनली। आप मुझे एक बात बताओ, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमारे पास ये 4 कंपाउंड्स थे, है ना। अब हमने इनका पीके को कैलकुलेट किया है एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा इसका 10 आया है, 10.1 दिस और दिस, है ना। अब यहाँ पे जिसका जितना ज्यादा पीके होता है उसका एसिडिक नेचर क्या होता है, उतना कम। मतलब पीके कम होना चाहिए एसिडिक के लिए, ज्यादा के लिए। पहली बात ये, मतलब ये ऑर्डर सही लिखा हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे कि आपको पता होना चाहिए कि जो मैं अगर -I -M इफेक्ट जो होते हैं, सॉरी, जो इंडक्टिव और मीजोमेरिक इफेक्ट, वो चाहे -I +I जो भी हो, मेटा पे इतने डोमिनेटिंग नहीं होते। समझ रहे हो? तो यहाँ मेटा पे आपने ऐड भी कर दिया ना CH3, तो इतना उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। मेटा पे नहीं होते इतने अफेक्टिव। ठीक है? इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे होते हैं। कहाँ कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा पे होते हैं। और देखो यहाँ पे कुछ खास ज्यादा कुछ अंतर नहीं आ रहा है आप लोगों को। ये क्या है, दोनों के पीके की वैल्यू हमारे अप्रोक्स सेम ही आई है। मतलब ये बात बोलना चाह रहा है कि भाई दोनों के केस में इंडक्टिव ऑर्थो और पैरा की बराबर होती हैं। मेटा वाला जो है हमेशा ध्यान में रखो। देखो जैसे यहाँ पे मैंने मेटा वाले को एसिडिक ऑर्डर में क्या लिखा था, अगर नाइट्रो वाला है तो यहाँ पे भी सबसे पीछे लिखा था। ठीक है? यहाँ पे कैसे है कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो आप लोग ये बात, एक लाइन लिखी होती है, मेटा पे इंडक्टिव और रेजोनेटिंग इफेक्ट्स इतने अफेक्टिव नहीं होते। ठीक है? नहीं होते ये। तो यहाँ पे तुमने लगा भी दिया है कोई सा ग्रुप, तो वही मान लो कि कोई ग्रुप ही नहीं है यहाँ पे मेटा पे। हाँ। अरे क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। मेटा वाली पोजीशन किसी तरह से अफेक्ट ही नहीं हो रही है यहाँ पे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। हाँ, अरे वो बात तो सही है, लेकिन एक ये बात होती है कि जो इंडक्टिव और मीजोमेरिक इफेक्ट होते हैं वो मेटा वाली पोजीशन पे नहीं, एकदम कोई उनकी वैल्यू नहीं होती। कोई बात नहीं, आप लोगों ने पढ़ा है, वेरी गुड। इसमें ऑर्डर बताना मुझे। पूरा करेक्ट है। आप ऑर्डर बताओगे, अब आवाज नहीं। आप चलो अभी एक, अगर एक दो क्वेश्चन और करके आपका डाउट क्लियर हो जाता है तो करके बताओ। आप बताओगे मुझे? ऑर्डर लिख के बताओ ABCD। चलो, वो तो ऑर्थोमेटा कर लिया, लाओ पैरा पे दे दिया, आप बोलो। एसिडिक ऑर्डर बताओ इंक्रीजिंग में। बी BCDA। एक मिनट, एक ग्रुप तो ये बोल रहा है बी, एक बोल रहा है BDAC। और कोई है क्या अभी इनके अलावा? ये हो गया ना।
अरे BDCA। अरे हाँ, तुम लोगों ने ऑप्शन बना दिए बैठे बैठे तो है। अब ध्यान से सुनो, कौन सा ग्रुप है ये? दिख गए लोन पे है? दिख गए। ये माइनस आई लिखना ही क्यों है हमें? डोमिनेटिंग वाला माइनस एम माइनस आई, दोनों माइनस एम माइनस आई करेगा। आपको मैंने बता रखा मेसोमेरिक ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस आई, ये बोलो। सिर्फ और सिर्फ हेलोजन के केस में बता रखा है इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। ये प्लस एम भी करता है लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। मीजोमेरिक से बताया हुआ बात है, क्लास में डेली क्लास अटेंड करोगे तो सब समझ में आएगा। अब क्या करना, ऑर्डर ही तो जमाना है। माइनस एम माइनस आई, बी डी, उसके बाद कौन आएगा? सी, फिर ए। अरे यार ये प्लस आई कर रहा है, इतने ज्यादा वाले के पास क्यों जा रहे हो तुम? ए किसी ने, अच्छा किसने, बस ए की, हाँ क्या, एक मिनट शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? बी डी, अरे यार सी। आप मुझे एक बात बताओ, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है या प्लस आई से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे? प्लस एम, सबसे बाद में लिखो ना प्लस एम को, सबसे बाद में लिखो ना। चाहिए ही नहीं उसको इलेक्ट्रॉन, चाहिए ही नहीं, तुम क्यों दे रहे हो? प्लस एम क्यों क्यों कर रहे हो उसको? आ रही बात समझ में? तो सब गलत थे, सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाला जिस स्टूडेंट ने बताया था वो सही है, बाकी ये वाले गलत है। हाँ, बी डी सी ए, बस एक यही सही है, बाकी सब गलत बताया आप लोगों ने। अब समझ गए ना कैसे करके आना है? बी डी सी ए, विवश, बी डी गौतमा, हाँ ऑनलाइन बैठे हुए उन्होंने ही सही बता दिया। आप लोगों को क्या कुछ अलग दिख रहा था क्या? चलो ठीक है, ठीक है।